बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उदय संस्था भारत की जो आयोजक हैं आज के इस कार्यक्रम के, उन सभी परिवार के सदस्यों का मैं उत्तराखंड का निवासी होने के नाते उनका कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसके साथ साथ हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित गाजियाबाद से और हमारे बीच में बंगाल से भी लोग पहुंचे हैं। विद्वान समस्त संगठनों के समाज के प्रति जागरूक विद्वान जन और इस कार्यक्रम में खास तौर से मौजूद जगत की जननी मातृ शक्तियों को भी मेरा नमन कि इतने दूर से आकर हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड के लोगों का उत्साहवर्धन करने का आप लोगों ने काम किया। इसके लिए भी मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं साथियों बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन विगत 20 साल से मिशनरी साथियों के साथ रहकर इस राह में चलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं थोड़ा बता दूं कि वर्ष 2000 में मुझे मालूम नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, उन्होंने देश के लिए क्या किया। और जब ये मोड़ किसी की जिंदगी में भी आ सकता है, जो मोड़ मेरी जिंदगी में भी आया, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। क्योंकि बचपन में माता पिता गुजर गए थे, तो पिताजी, जब मैं 20 साल का था तो पिताजी गुजर गए थे, और पिताजी के कुछ जो कागजात थे उसमें मुझे 5 पेज का एक कोर्ट का फैसला मिला। और वो फैसला था, वो एक घटना हुई हमारे गांव में 26 अप्रैल 1926 की। उसमें ये हुआ कि उस समय थोकदारी प्रथा होती थी यहाँ पे, हमारे यहाँ, कि एक 20-25 गाँव के कुछ लोगों को थोकदार बना दिया जाता था और वही सरपंच होते थे, वही उन लोगों के हाथ में न्याय व्यवस्था होती थी। ये काम अंग्रेजों ने किया था, और वो लोग थोकदार होते थे तो बाकी लोगों को गुलाम बनाते थे। तो उसमें 26 अप्रैल 1926 को एक बारात जाती है हमारे दादाजी के पड़ोस के गांव में। तो लोग कहते हैं कि आप मुकुट लगा के नहीं लाओगे, मतलब सेहरा बांध के नहीं जाओगे, और बैंड नहीं बजाओगे, और घोड़ी में नहीं बैठोगे। उसको लेकर हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी 1926 में, और वो उस लड़ाई में कुछ लोग चोटिल हो गए, और उन्होंने फिर भी सेहरा लगाकर ही दूल्हे को भेजा। उसके बावजूद जो लोग उस समय चोटिल हुए, उनको, वो एक ही पटवारी चौकी हुआ करती थी उस समय। तो पटवारी की बहुत बड़ी धाक होती थी उस समय, क्योंकि हमारे पहाड़ में प्लेन्स में अलग है, क्योंकि प्लेन्स में उसको आपके यहाँ गाजियाबाद में वो केवल बुलेट का काम करता है, और हमारे यहाँ वो जो है कि क्रिमिनल केस भी देखता है पहाड़ में, वो तो आज भी देखता है। तो पटवारी के यहाँ रिपोर्ट दर्ज की गई और मामला चला, और उस कोर्ट का वो फैसला था, और जितने उसमें लोग 11 लोगों को उसमें जो है दोषी जिनके नाम उसमें दर्ज थे, उन लोगों के बचाव में पूरा सवर्ण समाज एक होकर, ये तो गांव में थे ही नहीं, और उनको बचाने के काम के लिए उन्होंने इतने लोग खड़े कर दिए गवाह
कि जज को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ये घटना तो हुई है लेकिन साबित नहीं करता। घटना तो हुई है लेकिन साबित नहीं हो पाई। उसका 5 पेज का फैसला जब मैंने पढ़ा तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस राह में चलूंगा। तो उसी समय उत्तराखंड अलग हुआ। ये वर्ष 2000 की बात बता रहा हूं। तो भगत सिंह कोश्यारी क्षत्रिय समाज के थे, तो पेपर पूरा भरा पड़ा था कि जो हमारा उत्तराखंड है वो क्षत्रिय बाहुल्य है और क्षत्रिय समाज के को ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मुख्यमंत्री बनाया। तो जब मैं वो खबरों को पढ़ता था तो उसी समय पिथौरागढ़ में एक अंधेरा कांड हुआ जिसमें दुल्हन को गिरा दिया गया। उससे मेरा मन बेचैन हो गया और मेरे अंदर एक आग लगने लगी कि भाई हमें समाज को एक करना चाहिए। तो उस समय बामसेब के लोग जो थे वो लोग हमारे रानीखेत में काम कर रहे थे और मैंने कुछ लोगों को लेकर एक बैठक करी। तो उसमें वो लोग आए और उन्होंने मुझे बाबा साहब के बारे में बताया और जब बताया तो जब पढ़ा और उस रास्ते में चलने लगा तो आज तक मैं उसी रास्ते में चला। मैं आभारी हूं उन साथियों का जिन्होंने मेरे अंदर बाबा साहब के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में मेरे अंदर जो आग पैदा करी, उस पर चलने का प्रयास मैं आज भी करता हूं। और समाज के विद्वानों का सुनने का जो मुझे छोटे छोटे अवसर मिलते हैं उसको गंवाने का भी मैं काम नहीं करता कि मुझे कम से कम उसमें सुनने का मौका मिल जाए। तो आज और 1926 में जो अंतर मैं देखता हूं, मैंने वो कहानी इसलिए बताई आप लोगों को क्योंकि तब देश आजाद नहीं था और आज देश आजाद। तब संविधान नहीं था, आज संविधान। साथियों, मैं आज भी बहुत सारी घटनाओं से रूबरू होता हूं, लेकिन जब एक घुमावदार व्यवस्था होती है, जब कोई घटनाएं होती हैं तो एक जोश निकलता है, सड़कों पे हम लोग आते हैं। उसके बाद वो जोश जब ठंडा हो जाता है तो हम ये भी देखते हैं कि उस केस की हालत क्या है, वो केस कहां तक चल रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस है। वहां पर थोड़ा सा मन दुखता है कि हम आज भी 1926 में ही रह गए। तो साथियों, मुझे बोलने का जो दिया है वो 26 नवंबर 1949 में दिया है कि संविधान जिस दिन लागू हुआ। साथियों, ये दिन बहुत भारत के नागरिकों के लिए, जो भी भारत देश का नागरिक है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसको और रिफाइन जो किया है, जब से देवकीनंदन जी हमारे संपर्क में आए तब से मुझे संविधान को और ज्यादा गहराई से जानने का मौका मिला। हालांकि मैंने कुछ समय अपना राजनीतिक जीवन भी बिताया है। मैंने 17 साल बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया और एक विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मैं प्रदेश सचिव, लोकसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, ये तमाम पदों पर मैंने काम किया। लेकिन आज मैं किसी दल का भी सदस्य नहीं हूं। मैं उस कारणों पे जाना नहीं चाहता क्योंकि वक्त जाया होगा, क्योंकि हमें विषय से नहीं भटकना। मैंने देवकीनंदन जी का 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम था, 6 दिसंबर 1920 में, और माननीय जी.आर. टंडा जी के विद्यालय, जो अम्बेडकर विद्यालय में हो रहा था, उसमें बाकी सब लोग मंचासीन थे, लेकिन देवकीनंदन जी पीछे बैठे हुए थे। जब उनको बोलने का मौका दिया तो मैंने वो दर्द को समझा कि उन्होंने संविधान को लेकर जो भी समय उनको मिला उसमें बोले। तो मैंने इनसे संपर्क किया, तो मैंने छोटे छोटे कार्यक्रम हमने गांव में लगाने शुरू किए। देवकीनंदन जी को मैं बुलाता हूँ, ये गांव में आते हैं छुट्टी के दिन, और वहां हम इस कार्यक्रम को करते हैं कि संविधान को हम घर घर कैसे पहुंचा पाए। तो 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ, अब सवाल यह आता कि भाई 1950 से लेकर जब मतलब
कि 26 जनवरी 1950 तक क्यों समय लगा होगा इसको लागू करने में। ये भी एक सवाल आता है, लोग सोचते होंगे ऐसा कि भाई 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 1950 तक आने में जो समय बीच का बीता, क्योंकि जब इसकी ड्राफ्टिंग हुई तो इसकी पूरी ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में हुई थी, उसका ट्रांसलेट करने में जो उसका जो मतलब अनुवाद करने में इतना समय लगा और कई चीज़ों को समझा गया। उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ और उस दिन को गणतंत्र दिवस के नाम से भारत देश में जाना गया। अब इसमें जब ये इस चीज को कुछ लोग समझ रहे थे भारत देश में कि भाई भारत में संविधान की क्या महत्वता है, उस समय की बात बता रहा हूं। लेकिन जब 125वीं जयंती भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर साहब की मनाई जा रही थी, मनाने की तैयारी चल रही थी, तो 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार ने फैसला लिया कि 26 नवंबर 1950 के दिन को भारत देश में ऐतिहासिक दिन मनाया जाए। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि आजादी से लेकर, संविधान लागू होने से लेकर 2015 तक बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो संविधान के प्रति जागरूक हो गया और सरकारों के काम को चैलेंज करने लग गया था कि ये संविधान के विरोध में है, ये निर्णय संविधान के समर्थन में है। इसके लिए भारत सरकार को चलाने वाले लोग जो 2014 के बाद बने, उनके मन में एक तरफ तो ये चिंता थी कि भारत में 85% लोग संविधान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ये वो लोगों के लिए चिंता का विषय थी जो राम राज चाहते थे। लेकिन उनको एक चिंता और भी थी कि भारत में जो 85% लोग हैं उसमें लगभग 70% लोग 2015 तक, मतलब 2015 ही नहीं, मतलब आज तक कि 70% लोग, 85% लोग में जो 70% लोग हैं वो आज भी हिंदू धर्म को मानते हैं। केवल 15% लोग जागरूक हो पाए कि हमें धार्मिक पाखंड से हटना चाहिए। ये भारत सरकार की चिंता थी। लेकिन एक लालच भी था कि 70% जो हिंदू बचा हुआ है, जो हिंदू धर्म को मान रहा है, वो 85% जो बहुजन है, जो 70% बहुजन जो हिंदू धर्म को माने हुए है, उसको बाबा साहब का नाम लिए बगैर उसको वो अपनी तरफ नहीं खींच पाते। ये इसके पीछे एक उसकी चालाकी और मंशा भी थी। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा अवसर भी है, इस पे अगर हम ये लागू करेंगे, जो दाग हम पर लगा है कि हम संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं या हम संविधान विरोधी हैं, उसको उन्होंने उस गुस्से को थोड़ा ठंडा करने का काम भी इस निर्णय से लिया कि भाई 15 नवंबर 2015 को उन्होंने भारत देश में ऐलान किया कि आज के जो 26 नवंबर का दिन है उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। अब जो गहराइयों को नहीं जानने वाले लोग थे उन्होंने कहा ये तो मोदी बहुत अच्छा आदमी है, इसने तो बाबा साहब का बहुत बढ़िया काम कर दिया। वो तो बाबा साहब का जो है कि मतलब अनुयायी है। कभी कभी अगर शक्तिशाली दुश्मन होता है उससे सामने से टकराने से नुकसान हो जाता है।
और जब शक्तिशाली दुश्मन को हराना है तो हाथ मिलाना है, यानी कि दुश्मन की बात को ही कहना है कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छा गए, और जिसे आप मानते हो हम भी तो उनको मानते हैं। ये कहने का प्रयास भी सरकार की दो तरह की मंच, एक तरफ तो मजबूर कर रहा था कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग था, चाहे वो बामसेब के साथी हो, जो अन्य जो जितने भी संगठन हमारे काम कर रहे हैं, ये उनका दबाव भी था। लेकिन इससे एक फायदा तो हुआ कि बुद्धिजीवी वर्ग का जो 15% लोग जो दबाव बनाए हुए थे, उसमें से 70% लोगों को यह पता लग गया कि भाई ये संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। जब तक किसी चीज की चर्चा देश में नहीं होगी तो परिचर्चा भी नहीं होगी, विरोध भी नहीं होगा, और जब जब विरोध हुआ है तब तब निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता या हल निकला है और उससे शक्ति मिली है। तो संविधान आज मुझे खुशी होती है और लेकिन अफसोस भी होता है। एक तरफ खुशी इस बात की होती है कि एक बच्चा अपना यहाँ परिचय दे रहा था, छात्र है, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि मुझे सीखने का लालसा है मेरे मन में। जिन्होंने भी परिचय दिया मैं सबको सुन रहा था, सबका नाम लेना समय का अभाव है, इसलिए मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन उनसे मुझे भी एक सीख मिली कि मैं भी यही सोचने का प्रयास करता हूँ, ये सीखने का प्रयास करता हूँ। आज तक मेरी उम्र 21 साल हो गई है समझो, हालांकि मैं 47 ईयर का हूँ, लेकिन समाज के काम करते मेरी उम्र 21 साल है, यानी कि मैं जवान हो चुका। अब उम्र तो 60 साल भी हो जाती है, लेकिन अक्ल की बात है कि कई लोग जिंदगी परिवार में गुजार देते हैं, परिवार तक ही सीमित होकर गुजार देते हैं, कई लोग घरों से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर आ जाते हैं। आप लोग आए हैं ना, तो ये फर्क है। अब सवाल ये होता है कि संविधान, एक तरफ हम कहते हैं कि संविधान बचाना है, अब संविधान बचाने वालों की भी समीक्षा करिए और संविधान को नुकसान पहुंचाने वालों की भी समीक्षा करिए। ये दोनों आपके सामने हैं, यहां जो बैठे हुए हैं ये संविधान बचाने वाले लोग हैं, और एक तरफ संविधान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं जिसको हम मान रहे हैं कि भाई ये संविधान की, इनसे हमको बचाना। पहला सवाल होता है कि संविधान बचाना किससे है? जब भारत को जिसकी भी सरकार बन रही है, जिन पार्टियों की भी सरकार रही है आजादी के बाद से लेकर अब तक, अगर वो संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो संविधान बचाने वालों के पास रास्ता कौन सा है कि जिससे संविधान बच सके? ये दो सवाल है, और ये आप लोग भी सोचते होंगे। जब आप इतना समय अपना जीवन का इस मिशन में लगा कर आए हैं, लगाते रहेंगे आगे भी, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने रास्ता भी सोचा होगा कि संविधान को बचाया कैसे जाए। एक तरफ सड़कों में भीड़ बढ़ानी है, कि संविधान बचाने में विगत कई वर्षों से देख रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मैंने वो लोग भी देखे जो अपने पत्नी को भाजपा से मेयर का चुनाव लड़ाते हैं, और जब संविधान बचाने की बात आती है वो सड़कों पे संविधान बचाने के लिए समाज के साथ भी खड़े होते हैं। अब सवाल में ये कंफ्यूज हो गया कि संविधान को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं और मैं यही खोजने की कोशिश करता हूं कि मैं कार्यक्रम में जाऊं और मुझे वो रास्ता मिले जिससे संविधान को बचाया जाए। अब जब संविधान बनाया होगा तो निश्चित रूप से आम पब्लिक ने तो नहीं बनाया होगा ना। बनाने के लिए क्या चाहिए? भारत देश में संसद होती है और पार्लियामेंट के सदस्यों ने ही ये जो है संविधान बनाया होगा।
मैं यदि गलत कहूंगा मुझे टोक देना, मैं छोटा बच्चा हूं आपका, मुझे कि मैं तो बोल चुका हूं कि मुझे 21 साल हुए हैं, ये मेरा 21वां साल संविधान मतलब मिशन पे चल रहा है, मेरी उम्र 21 साल है। अगर गलत मैं बोलूंगा मुझे बता दीजिएगा। तो वो पार्लियामेंट के सदस्य होंगे या नहीं थे? नहीं थे पार्लियामेंट के सदस्य, विधानसभा। मैं कह रहा हूं जब देश के बाद जब वहां संविधान की बात हुई होगी तो निश्चित रूप से कुछ लोग, चाहे उनको को चुनकर भेजा होगा, चाहे उनको वैसे मनोनीत किया होगा। उस समय की परिस्थिति क्या थी कि भाई कुछ लोगों को मनोनीत ही किया होगा, तो उनको आपने पार्लियामेंट का मेंबर ही मान लीजिए, उन्होंने बनाया। अब आज भी जो शक्ति पैदा की है, जिन्होंने नुकसान किया है, उन्होंने 70 साल ईमानदारी से काम किया है। जो लोग संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों ने एक दिन में तो मैं नहीं सोचा है, और एक दिन में वो मंजिल भी नहीं मिली उनको। उन्होंने 70 साल से ज्यादा अपने मिशन को कामयाब करने में लगाया है। ये संविधान को जिन्होंने ठान लिया कि संविधान से हमें नुकसान है, उन लोगों ने ये तो नहीं कहा, वो लोग तो सड़कों पे नहीं निकले कि संविधान मिटाना है, संविधान मिटाना है। कभी निकले तो बताओ? तो संविधान बचाने वाले निकल रहे। अगर संविधान इतना मजबूत है, जिसकी प्रशंसा पूरा वर्ल्ड करता है, तो आखिर भारत में रह रहे कुछ लोगों को तकलीफ क्यों है? ये उनकी मानसिक बीमारी है। वो आदमी इसका विरोधी है जो अपनी मां और बहन को इज्जत नहीं देना चाहता है, वो इसका विरोधी है। अब संविधान के समर्थकों ने समझाना उनको नहीं आया, उन्होंने एक जाति विशेष के लोगों को समझाने का प्रयास किया। संविधान को बचाने वालों ने जाति विशेष के लोगों को समझाने का काम किया, और संविधान को मिटाने वालों ने उसी संविधान को बनाने वाले के समाज को भ्रमित करने का काम किया कि भाई तेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने 2 बिंदु बताए कि आरक्षण तेरे लिए नहीं है, अब ये संविधान तेरे किस काम का। देखिए, ये समझाने के तरीके हैं। उन्होंने हमारे समाज के लोगों को समझाया कि ये तो जी.आर. टंटा जी के लिए है आरक्षण, ये तो फला आर्यद के लिए है आरक्षण, तेरे बच्चे को तो नौकरी नहीं मिला। किसको समझाया? जो गांव का गरीब मजदूर है, उसके बेटे ने इंटर किया। और ये चीजें हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए, जो क्रीम है उसको समझना चाहिए। हम संविधान को यूं ही नहीं बचा पाएंगे, हमें कई बिंदुओं पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला बिंदु तो शिक्षा है कि आज मैं देख रहा हूं, जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड के दूरस्थ जो इलाके हैं वहां महत्वपूर्ण विषयों के टीचर नहीं है, और वहां पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? वो गरीब का बच्चा है, चाहे किसी जाति या किसी धर्म का। अगर एक बच्चे को मैथमेटिक्स का टीचर 2 साल तक नहीं मिलेगा, क्या वो वक्त देश का प्रधानमंत्री वापस कर देगा उस बच्चे का? उसके बाप के पास ट्यूशन देने के लिए पैसा नहीं है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं है टीचर। लेकिन हमारे समाज की क्रीम केवल 2 बिंदुओं पर लड़ाई करती है कि आरक्षण बचाओ और प्रमोशन में आरक्षण दो। मैंने कभी किसी भी संगठन को शिक्षकों को लिए लड़ते हुए नहीं देखा। साथियों, अब उस बच्चे को समझाना विरोधियों के लिए आसान हो गया, क्योंकि मेरिट में किसका बच्चा आएगा? जो क्रीम है समाज की, उसका बच्चा, क्योंकि उसको ट्यूशन भी देगा, उसको सब कुछ देगा। वो बच्चे की मेरिट और एक मजदूर के बच्चे की मेरिट एक समान नहीं हो सकती। और भारत में पहला प्रहार जो किया गया वो इस शिक्षा पे किया गया, जो सीढ़ी नुमा शिक्षा बनाई गई। भारत में सीढ़ी नुमा शिक्षा, और ये गांव तक हम देखने को मिल रहे हैं कि जिसके जेब में यदि पैसा नहीं है तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा बच्चा, जिसके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए वाली दुकान भी है, 150 वाली दुकान है, 200 वाली दुकान है, 500, 1000, 10,000, 20,000 वाला बाजार सजा है शिक्षा का।
जिसके जेब में पैसा है खरीद लो। पहली चोट यदि संविधान पे की तो शिक्षा में जो सीढ़ीनुमा व्यवस्था करी उस पे करी लोगों ने। हम क्या सोच रहे हैं कि ये संविधान के सारे बिंदु को, संविधान कई प्रकार से उसको लूटा गया है, कई प्रकार से उसको प्रहार किए गए हैं। जो शिक्षा की गारंटी थी उस गारंटी में आपको कह रहा हूं कि अगर जिसको हिंदू धर्म के लोग भगवान मानते हैं अगर वो भी यहां आएंगे तो जिस बच्चे को मैथमेटिक्स का टीचर 2 साल तक नहीं मिला उसको वापस नहीं कर पाएंगे। उस समय कौन लौटाएगा उसका? और कभी भी मैंने किसी भी अपने संगठन के लोगों को क्लास लगाते हुए नहीं देखा कि यदि अगर वो समाज का टीचर है, उसने गांव छोड़ दिया, वो शहरों में रहने लग गया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जिस गांव के गली कूचे में वो घूमा है, जो टहला है, खेला है, कूदा है, उसने कभी ये नहीं देखा कि समाज पेबैक टू सोसाइटी कई प्रकार की हो सकती है। पेबैक हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जिसके पास शिक्षा है वो जो है समाज के बच्चों को शिक्षा दे, जिसके पास धन है वो धन दे। लेकिन हम तो पेबैक टू सोसाइटी कर कहां रहे हैं? और हम बात कर रहे हैं जो 70 साल से जो संगठन निरंतर काम कर रहा है। आपने कभी आरएसएस के लोगों को ज्ञापन देते हुए देखा? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, देखा तो मुझे बताओ। आरएसएस के लोगों ने किसी साथी ने मांगते हुए देखा उनको? उन्होंने काशीराम साहब के नारे को चुराया कि हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे। और वो आज देश का राष्ट्रपति उनका, गृह मंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, और 18 राज्यों में मुख्यमंत्री उनके और 22 राज्यों में राज्यपाल उनके। इसे कहते हैं संगठन की ताकत। सीखना चाहिए कभी दुश्मन से। अगर आप दुश्मन की समीक्षा नहीं करोगे तो भूल जाओ। आज 50-55 साल के हो गए होंगे देव के नंदन जी, हम हो गए 47 के, 50 के होंगे, 55 के, 60 के होंगे, और फिर चले जाएंगे। ये मिशन ऐसे ही चलता रहेगा, अब आधा अधूरा। मंजिलें कैसे मिलेंगी? मैं तो आभारी हूं मान्यवर का मतलब साहब काशीराम जी का, जिन्होंने कम से कम एक लगन तो लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर को उत्तर भारत में घर घर पहुंचाने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। लेकिन हम तो दुखी होते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम कहां लाए? हमने सड़कों पर लाद दिया उनको। हमने ये नहीं देखा कि बाबा साहब का मिशन क्या है। क्या बाबा साहब का मिशन ये है कि उनको सड़कों पे उनके फोटो लेके उनको वहां पे ले जाए भीड़ भाड़ में? क्या गांधीवादियों को देखा कभी? ये मुझे सोचने के लिए मजबूर करता है। बाबा साहब का मिशन ये भू हल्ला से या जय भीम जोर से बोलने से तो पूरा नहीं होने वाला। अगर किसी ने ये मिशन पूरा किया तो देखो आप अपने दुश्मन को कि उसने कितनी टहनियां पैदा की, उसने योजना बनाई कि मुझे अपना तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अगर उनको हिंदू धर्म के बारे में कहना है तो उनके पास वॉइस है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, एबीवीपी। और जब मैं इतने गहराई में गया तो आरक्षण बचाओ के नाम से भी संगठन है उनका, एक आरएसएस का 2700 संगठन है और हर राज्य में हर बोली भाषा का संगठन उनके पास है। और हम कह रहे हैं कि हम आरक्षण मतलब ये संविधान बचा लेंगे। जिसने 1950 का संविधान पढ़ा होगा और जिस सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।